हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हम कुछ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 281, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस व्हेन अरिथमेटिक मीन इज 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.25। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है और आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। क्लियर? तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा? 6.25, मीन है अपना 25 इंटू 100। कट कर देंगे आप। 25 4 जा 100, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 10, 4 6 जा 24 प्लस 1 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किस लिए कैलकुलेट किया जाता है? सी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है कि जो वैल्यू है वो चेंजेस आने के बाद भी मीन के आसपास रहेंगी या नहीं। CV is useful concept to understand the consistency of data. The coefficient of variance measure how consistent the different value of the set are from the mean of the data set. और रूल क्या होता है? Smaller the CV, the higher is the consistency. अगर CV small है यानी कि coefficient of variance की वैल्यू लेस आई है जिसकी, वो मोर कंसिस्टेंट है, और जिसकी CV की वैल्यू ज्यादा आती है वो क्या होगा? मोर वेरिएबल, यानी कि उसमें ज्यादा चेंजेस आते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282, द मीन ऑफ सम नंबर इज 15 if two number 18 and 12 remove, then what will be the mean of remaining number? आपको कुछ नंबर का मीन गिवन है 15 और कहा है कि उसमें से अगर 18 और 12 को हटा दिया जाए तो रिमेनिंग नंबर्स का मीन क्या होगा? सी, मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। और यहां से आपको मीन गिवन है, आपने सम नंबर बोला है, सम नंबर को n अज्यूम कर लीजिए, तो टोटल यानी कि समेशन क्या आ जाएगा? n इंटू मीन, यानी कि क्या आ जाएगा? 15n। नाउ न्यू टोटल न्यू समेशन x क्या कह रहा है? पहले वाले टोटल में से 18 और 12 यानी कि 30 माइनस कर देना है और बाकी बचे हुए नंबर का क्या निकालना है? मीन। तो अब नया टोटल क्या आ गया? 15n माइनस 30, और नंबर टोटल कितने थे पहले? n। कितने नंबर कम हो गए? 2 नंबर। इससे आपको क्या निकालनी है? मीन की वैल्यू। ये नॉर्मली सोल्व नहीं होगा, किससे कर सकते हो उसको? हिट एंड ट्राई से। यहाँ से कोई भी नंबर पुट करके चेक कर लो, जहां से दोनों इक्वल आ जाए वही क्या होगा? आंसर। सपोज आपने 12 लिया तो आएगा 12n माइनस 24, इक्वल नहीं आ रहा। देन आपने 10 लिया, 10n माइनस 20, देन आपने 15 लिया, 15 लोगे तो क्या आ जाएगा? 15n माइनस 30, और ये 15 इससे मल्टीप्लाई होगा n माइनस 2 से, 15n माइनस 30। दोनों साइड इक्वल आ गई, यानी कि किस वैल्यू ने जस्टिफाई किया सिचुएशन को? 15 ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283। द टर्म डिमांड शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द क्वांटिटी डिमांडेड विच इज डिमांडेड एट अ फिक्स प्राइस। किसी भी चीज की डिमांड, उसकी जो क्वांटिटी एक फिक्स प्राइस पे डिमांड की जाती है, यानी कि जो प्राइस है उस पे कितनी चीजें, कोई कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी या कितनी नंबर ऑफ थिंग्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी के मांगे जाते हैं, वो क्या है? डिमांड है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? प्रोफेसर JS मिल ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 284। Perfect market is the market situation in which all firms selling the similar, or you can say homogeneous product, and no firm is in the position to affect the price of product. This definition is given by. Definition क्या है?
कि परफेक्ट मार्केट वो मार्केट है जिसमें सारी फर्म जो है सिमिलर और होमोजीनियस प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं और किसी भी फर्म में इतनी उसकी पावर नहीं होती कि वो प्राइस को इम्पैक्ट कर सके। यानी कि परफेक्ट मार्केट में जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइस टेकर होती है। इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है और फर्म सारी की सारी फर्म उसी पर्टिकुलर प्राइस पर प्रोडक्ट को सोल्ड करती है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन दी है प्रोफेसर लेफ्टविच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ मोड? इनमें से कौन सा फॉर्मूला है मोड का? मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 286। फाइंड आउट ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 8 एंड 18। देखिए, अगर आपको 2 नंबर गिवन है और 2 नंबर का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2। और 2 नंबर का अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो क्या होगा, ए बी अंडर रूट ए बी। अदरवाइज ज्योमेट्रिकल मीन किससे निकलता है, लोग यूज करके, लेकिन 2 नंबर का रूट ए बी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारी सिचुएशन में 2 ही नंबर है हमारे पास, 8 और 18, तो हम बिना लॉग यूज करे ही इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकाल सकते हैं। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 14, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, और यू कैन से इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ। किसने दी है डेफिनेशन, एडम स्मिथ ने। तो आप कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी अलग अलग राइटर की लर्न कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी समटाइम आ जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288। द की एलिमेंट इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, और यू कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, वो कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं? इनकम लेवल, कमोडिटी यूटिलिटी, कमोडिटी प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे फैक्टर कि कंज्यूमर की इनकम, कमोडिटी की यूटिलिटी यानी कि उसकी उपयोगिता, कमोडिटी का प्राइस, तीनों के तीनों उसकी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। देयर आर लोट्स ऑफ फैक्टर विच इम्पैक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम ऑफ बायर, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? यूज टुगेदर टू फुलफिल अ पर्टिकुलर डिमांड। एक डिमांड को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा प्रोडक्ट साथ में यूज होते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल, टूथपेस्ट एंड ब्रश, बटर एंड ब्रेड। सब्सटीट्यूट गुड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिन्हें एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, टी, कॉफी, कोक, पेप्सी। डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच प्रोवाइड सेम यूटिलिटी बट प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कंपनीज। यानी कि डिफरेंट ब्रांड के जो प्रोडक्ट हैं जो आपको सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। बिसाइड दिस, फैशन, सीजनल वेरिएशन, size of population, there are lots of factors which impact the demand of a commodity. Clear? Now moving on the next question, question number 289. As a result of nominal change in price, high change in the demand of a commodity, then elasticity of such commodity. Nominal means नाम मात्र का चेंज हुआ है प्राइस में और उसकी वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो कैसी इलास्टिसिटी है उसकी? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में अगर लिटिल बिट चेंज भी होता है तो भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है। अगर आप कर्व के बेस पे इसको देखते हो तो इसका कर्व इस तरह से कुछ बनता है कि इवन एट द फिक्स प्राइस डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फ्लक्चुएट। फिक्स प्राइस पे फ्लक्चुएट होती रहती है, तो अगर जरा सा भी वेरिएशन आएगा तो मीन्स डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्लियर? परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक आपकी वो सिचुएशन होती है जिसमें प्राइस अप एंड डाउन होने का डिमांड के ऊपर कोई इम्पैक्ट
नहीं पड़ता है। प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, डिमांड रिमेन सेम। क्लियर? इनइलास्टिक भी थोड़ा सा इससे नीचे होता है। इसमें तो हम कह रहे हैं कि नॉमिनल चेंजेस आ सकते हैं, इसमें नॉमिनल चेंजेस आ सकते हैं और इनइलास्टिक में बिल्कुल भी चेंज नहीं आते हैं। इलास्टिक की 3 सिचुएशन है, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। यानी कि इलास्टिक में इलास्टिसिटी लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है चेंज इन प्राइस से लेसर है, लेस देन 1, और वाइस वर्सा ग्रेटर देन 1। ठीक है? यानी कि प्राइस चेंज होने से अगर डिमांड में ज्यादा चेंज आता है तो वो क्या है? ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हुआ है डिमांड में उससे कम चेंज आता है, लेस देन 1। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290। द हाई इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑन। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है इन्फ्लेशन का? पुअर पर, क्योंकि वो लोग कॉस्टली होने की वजह से अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते, यानी कि जो उन्हें जिंदा रहने के लिए चीजें चाहिए वो भी खरीद नहीं पाते। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291। व्हेन वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश? नाबार्ड कब बना था? 12 जुलाई 1982 को। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। Moving on the next question, 292. Statistics means only method of statistics, only data, both A and B, neither A nor B. देखिए स्टेटिक्स का मीन्स मेथड ऑफ स्टेटिक्स भी होता है और डेटा भी, क्योंकि डेटा के ऊपर ही डिफरेंट मेथड अप्लाई किए जाते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293। इन विच फॉर्म स्टेटिक्स यूज? स्टेटिस्टिक्स किस फॉर्म में यूज की जाती है? सिंगुलर, प्लूरल, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। तो किस फॉर्म में यूज की जाती है? बोथ ए एंड बी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इज स्टेटिस्टिक्स? तो क्या पढ़ते हैं स्टेटिक्स में? क्वालिटेटिव फैक्ट्स, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, बोथ, नन ऑफ दीज। In statistics, we study quantitative facts. Moving on the next question, question number 295. The basic data required for research is primary data. Primary data फर्स्ट हैंड डेटा है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डेटा किसी और ने पहले से सर्च किया हुआ डेटा, किसी और के डेटा को यूज करके जो हम काम करते हैं वो क्या होता है? सेकेंडरी डेटा। मान लो किसी वेबसाइट से लिया है, न्यूज़पेपर से लिया है, किसी जर्नल से लिया है, मैगजीन से लिया है, तो वो क्या है? सेकेंडरी डेटा। और फर्स्ट हैंड डेटा जो रिसर्चर ने खुद सर्च किया है वो क्या है? प्राइमरी डेटा। उसने पूछा है बेसिक। हर रिसर्च में दोनों तरह के डेटा का यूज होता है, लेकिन उसने बेसिक बोला है, इसलिए हम किस पे जाएंगे? बी पे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296। Statistics is aptly called the science of the mean. This definition is given by. ये definition किसने दी है? Bowley. Option number A is the right answer. Moving on the next question, question number 297. Primary data in comparison to secondary data is. Primary data secondary data के comparison में कैसा होता है? Less reliable, इक्वली रिलायबल, मोर रिलायबल, नन ऑफ दीज। मोर रिलायबल, क्योंकि प्राइमरी डेटा रिसर्चर खुद सर्च करता है, कलेक्ट करता है, और वो अपनी रिक्वायरमेंट, रिसर्च की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करता है, तो वो ज्यादा रिलायबल होता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298। द डेटा कलेक्टेड थ्रू इकोनॉमिक्स टाइम्स इज। अगर इकोनॉमिक्स टाइम से डेटा कलेक्ट किया तो किस तरह का डेटा है वो? अभी मैंने आपको बताया था, न्यूज़पेपर, मैगजीन, किसी वेबसाइट से, जर्नल से, कहीं से डेटा लेते तो कैसा डेटा होता है वो? सेकेंडरी डेटा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299। इन द एक्सक्लूसिव कैटेगरी, लोअर लिमिट इज रिमूव्ड, बोथ लिमिट इज रिमूव्ड, बोथ लिमिट्स आर रिमूव्ड, अपर लिमिट्स इज रिमूव्ड। देखिए, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दो तरह की सीरीज होती है। एक होती है
इंक्लूसिव या इंक्लूजन सीरीज और कैटेगरी, और एक होती है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। यहाँ पे कैसे लिखते हैं 10 to 20, 20 to 30, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 10 to 20, यहाँ पे फिर 21 to 30, फिर यहाँ पे 31 to 40 एंड सो। और एक्सक्लूसिव में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से होता है। इंक्लूसिव का मतलब होता है जो अपर लिमिट है, मान लो कहीं 20 है तो यहीं पे काउंट होगा। और एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अगर 20 आता है तो वो यहाँ शामिल करके नीचे इसको इंक्लूड किया जाता है। ये है एक्सक्लूसिव, ये है इंक्लूसिव। क्लियर है? इंक्लूसिव में अपर लिमिट उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाती है, और एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट जो है नेक्स्ट की लोअर लिमिट में काउंट होती है। तो क्या हुआ, एक्सक्लूसिव में जो अपर लिमिट है उसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि उसको यूज नहीं करते हैं, नीचे वाली में यूज करते हैं, तो अपर लिमिट इज रिमूव्ड। क्लियर? इंक्लूजन एक्सक्लूजन में फर्क समझ आ गया? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300। शॉर्टिंग रिलेटिंग फैक्ट इज कॉल्ड। एक जैसी चीजों को एक साथ करना क्या कहलाता है? ड्राइंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, नन ऑफ दिस। एक जैसी चीजों को एक साथ करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। ये अकाउंट में भी आप देखते हो कि सारे एक ही जैसी ट्रांजैक्शन को एक ही लेजर में लिखते हैं, तो क्या है वो? क्लासिफिकेशन। Which center tendency measure is used to find out average size of ready-made garments? अगर किसी चीज का आपको एवरेज साइज निकालना है, शूज का, रेडीमेड गारमेंट का, किसी भी चीज का, तो उसके लिए क्या यूज होता है? मोड। मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू। और पोजीशन वैल्यू कौन सी होती है? मीडियन। 302। In a statistics table, the title of the row is called. Statistical table में title of the row क्या कहलाता है? Post title. Option number B is the right answer. Moving on the next question, question number 303. How many quarter can be counted in category? कैटेगरी में कितने क्वार्टर होते हैं? देखिए, क्वार्टर का मतलब होता है किसी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3 4। तो क्या हो गए? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। तो कितने होंगे क्वार्टर? 3 क्वार्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू है? मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन मीन, ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन मीन, मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। मूविंग ऑन द next question, question number 305. If variance is 144, then the value of standard deviation. Standard deviation क्या होता है? अंडर रूट वेरियंस। तो हमारे पास 144 है, 144 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।